Hello everyone, welcome to the second part of the video. So this video is the continuation of the previous video, which is sliding window part 1. And in the previous video we have covered the fixed size sliding window, and in this video we will be talking about variable size sliding window. So देखते हैं मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे हम लोग इंट्रो करेंगे कि वेरिएबल साइज विंडो होती कैसी है, मतलब वेरिएबल साइज विंडो से क्या मतलब है हमारा, ठीक है। सेकंड जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर्मेट। अब जो हम फॉर्मेट पढ़ेंगे वो फॉर्मेट ऐसा होगा कि जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग विंडो टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। इसके अंदर तीन चीज़ें हम लोग मेंटेन करेंगे और उन तीन चीज़ों को मतलब डिफाइन करके अगर हम उन तीन चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो हम स्लाइडिंग विंडो का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मतलब इस फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्टली मैंने इस वीडियो के एंड में दो प्रॉब्लम्स पिक किए हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और वो लीड कोड पर भी अवेलेबल हैं, तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो और होमवर्क प्रॉब्लम्स भी वही प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है। So lastly we will be talking about some problems. So let's start with the intro of the variable size window. तो सबसे पहले वेरिएबल साइज विंडो का वेरिएबल साइज विंडो पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम लोग फिक्स साइज विंडो का सबसे पहले, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर की है। फिक्स साइज विंडो से हमारे पास तीन चीज़ें, मतलब फिक्स साइज विंडो का मतलब ये होता है कि साइज इसका क्या होता है, फिक्स होता है, साइज इज फिक्स्ड। और फिक्स साइज विंडो से हमारा को ये मतलब होता है कि हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम सिर्फ फिक्स साइज की सब एरेज, कंसीडर सब एरेज ऑफ फिक्स्ड साइज, ठीक है। थर्ड चीज़, यहाँ पर अगर हमें स्टार्ट अगर आई है तो हमारा जो उसका एंडिंग पोजीशन होगा वो क्या होगा, आई प्लस के माइनस वन, ये उसकी एंडिंग पोजीशन होती है, ठीक है। ये क्योंकि हमें पता है जो उसका साइज है वो कितना है, अगर के है तो एंडिंग माइनस साइज प्लस वन गिव्स अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द विंडो और सब एरे। तो यहाँ पर एंड कितना है, आई प्लस के माइनस वन, और स्टार्टिंग है हमारा, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग इज माइनस आई प्लस वन, आई कैंसल्स आई एंड माइनस वन कैंसल्स प्लस वन, we are left with only k, so the size of the window or subarray will be k, right? तो ये सारी बात सब एरे फिक्स साइज सब एरे के लिए। अब बात करते हैं वेरिएबल साइज सब एरे के लिए। तो जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका मीनिंग है, जो विंडो का साइज है, विंडो का साइज या फिर सब एरे का जो साइज हम लोग कंसिडर करेंगे, जो सब एरे उसका जो साइज है वो फिक्स नहीं होगा, उसका जो साइज है वो फिक्स नहीं होगा, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंडीशन सप्लाई होती है, ठीक है। जो कंडीशन हमारा लॉजिक, हम जो लॉजिक बनाते हैं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो स्लाइडिंग विंडो का साइज है वो या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसके जिसके रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा कि हमारी स्लाइडिंग विंडो साइज इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है, राइट। तो इसमें इसके बाद मतलब इसमें इतना ही होता है, ठीक है। और मैं इसको इसकी विजुअलाइजेशन तुम लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी हम क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल साइज से क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो हम अभी कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो सब एरे हैं, मतलब एक एरे है ये और एक एरे है ये।
तो ये स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर ith इंडेक्स पर ऐसे थी, और सेम ith इंडेक्स पर ये स्लाइडिंग विंडो इंक्रीज भी कर सकती है अपना साइज। ith पे रहकर ही इसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया, और ये साइज इंक्रीज कब करेगी और डिक्रीज कब करेगी वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये विंडो ऐसे भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एंड ये विंडो ऐसे भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मतलब अगर ये ith था, ith इंडेक्स था, तो अब जो विंडो होगी वो हमारी इसके आगे से ट्रांसफॉर्म करेगी। मतलब यहाँ पर जो साइज है वो डिक्रीज हो गया साइज, और यहाँ इस वाले केस में साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल केस हो सकते हैं एक स्लाइडिंग विंडो के, ठीक है। तो अब फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें मेन है इस स्लाइडिंग विंडो के कंसेप्ट को, मतलब कोई भी स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम को कोड करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इनकमिंग एलिमेंट। जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है आउटगोइंग एलिमेंट। The third thing is start, right? And with start we will also maintain and. So total four variable we will be maintaining, which will help us to code any sliding window problem, right? So let's talk about first incoming element. तो इनकमिंग एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इनकमिंग एलिमेंट की अगर डेफिनेशन में बताऊँ, तो अगर ये मेरी एरे है और इस एरे के अंदर मेरी अगर ये स्लाइडिंग विंडो थी, तो जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा ये वाला एलिमेंट, ये इस एरे में इनकमिंग एलिमेंट है, ठीक है। और अगर सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यही एरे थी और मैं यहाँ पर ये मेरे पास विंडो थी, तो जो ये वाला इसका लास्ट एलिमेंट होगा, ये अगर मैं इसको रिमूव करके विंडो यहाँ से स्टार्ट कर दूँ तो ये मेरा हो जाता है आउटगोइंग एलिमेंट, ठीक है। तो अगर इसका इसका मीनिंग क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो इनकमिंग एलिमेंट को कुछ ऐसा ले सकते हैं कि इनकमिंग एलिमेंट इज द एलिमेंट विच विल बी इंक्रीज द साइज ऑफ द स्लाइडिंग विंडो। क्योंकि ये एलिमेंट ऐड हो रहा है, इस विंडो के अंदर आ रहा है, तो ये विंडो अब पहले ऐसी थी और अब ये विंडो कितनी ऐसी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसने विंडो का साइज क्या करा, इंक्रीज करा। सो इनकमिंग एलिमेंट क्या करता है, विल इंक्रीज दी साइज, ठीक है। आउटगोइंग एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट रिमूव होगा विंडो के अंदर से, तो जो रिजल्टिंग विंडो होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, जिसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आउटगोइंग एलिमेंट क्या करेगा, हमारा साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज द साइज ऑफ विंडो। मोस्ट केसेस में यही दो फंक्शनिंग होगी, इनकमिंग एलिमेंट और आउटगोइंग एलिमेंट की, ठीक है। स्टार्ट और एंड क्या है, स्टार्ट और एंड हमारा कुछ नहीं है, हमारी विंडो का ये वाला जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो स्टार्ट को पॉइंट करेगा, और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो हमारा एंड को पॉइंट करेगा, लास्ट इंडेक्स के आगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा एंड होगा और स्टार्टिंग इंडेक्स होगा हमारा ये फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द विंडो, ठीक है। तो इसको बेटर जब समझ में आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यू हैव बीन गिवन एन स्ट्रिंग, तुम लोग को एक स्ट्रिंग दी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग दी होगी तुम लोगों को,
और तुम लोगों को क्या बताना है, तुम लोगों को सब स्ट्रिंग मतलब लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बतानी है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना करे। विद नो कैरेक्टर रिपीट, ठीक है। मतलब ऐसी सब स्ट्रिंग जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट ना करे, ऐसी सब स्ट्रिंग की जो मतलब मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है इस स्ट्रिंग के अंदर, हमें सिर्फ वो बतानी है, उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। इसको एक टेस्ट केस से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेस्ट केस दे रखा है ए बी सी, ए बी सी बी बी, ठीक है। तो अगर इसमें हम कंसीडर करें मतलब सब स्ट्रिंग, तो ये एक सब स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर है और इसमें कोई कैरेक्टर रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक सब स्ट्रिंग है जिसमें 3 कैरेक्टर और इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक सब स्ट्रिंग है जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, ये एक सब स्ट्रिंग है जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 साइज की मुझे एक सब स्ट्रिंग मिलती है जिसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। सिमिलरली अगर अगला केस देखें इसमें, तो है बी बी एंड बी बी, ठीक है। तो इसमें जो सब स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट लेंथ की दिखेगी वो सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग है जो कि होगी बी इटसेल्फ, सारे भी एक ही बार आ रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही लेंथ की सब स्ट्रिंग इसमें लार्जेस्ट होगी, जो कि जिसमें कोई एलिमेंट करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैं कोई भी 2 लेंथ की स्ट्रिंग को कंसीडर करता हूँ तो उसके अंदर 2 भी आ गए, बी रिपीट कर गया, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। हमें सिर्फ वो सब स्ट्रिंग लेनी है जिसमें कोई करेक्टर रिपीट नहीं कर रहा हो, सिर्फ यूनिक करेक्टर्स होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। um, तो इसके लिए क्या करें हम लोग, मतलब कैसे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सब स्ट्रिंग बता देता हूँ, एक बार रिपीट करवा देता हूँ सब स्ट्रिंग क्या होती है। सब स्ट्रिंग इज इक्विवेलेंट टू सब एरेज। जैसे सब एरेज में क्या करते थे हम लोग, कंटिन्यूस पार्ट देखते थे किसी एरे का, वैसे ही सब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, हम किसी स्ट्रिंग का कंटिन्यूस पार्ट देखते हैं। कंटिन्यूस पार्ट से क्या मीनिंग है, जैसे अगर मेरे पास एक सब स्ट्रिंग है ए बी सी डी, तो इसकी सारी सब स्ट्रिंग्स क्या बन सकती हैं, एक सब स्ट्रिंग मेरे पास बनेगी ए, एक बनेगी ए बी, एक बन सकती है मेरे पास सब स्ट्रिंग ए बी सी, एंड एक बनेगी ए बी सी एंड डी। ये वो सारी सब स्ट्रिंग है जो कि ए से स्टार्ट हुई, मतलब पहले इंडेक्स से स्टार्ट हुई। बाकी सब स्ट्रिंग क्या हो सकती है, सिर्फ बी, बी सी एंड बी सी डी। सी से स्टार्ट होने वाली सब स्ट्रिंग क्या हो सकती है, सी, सी डी, एंड एक और सब स्ट्रिंग हो सकती है जो कि डी से स्टार्ट होगी और डी पे ही एंड होगी, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है। तो हमें सिर्फ वो वाली सब स्ट्रिंग, मतलब उस सब स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है जिसके अंदर कोई रिपीटिंग करेक्टर नहीं है। उस सब स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ, मतलब ऐसी कौन सी सब स्ट्रिंग है जिसकी मैक्सिमम लेंथ है और उसमें कोई करेक्टर रिपीट भी नहीं कर रहा। तो अगर इस केस को देखोगे तो ये वाली जो सब स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई करेक्टर रिपीट भी नहीं कर रहा और इसकी जो लेंथ है वो भी मैक्सिमम है जो कि 4 है। तो इस वाले केस के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 4 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं आप अपने फॉर्मेट में अप्लाई करके, ठीक है। अगर इसकी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच ही इसकी डिस्कस करी है। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए, और एक लूप लगाएंगे हम लोग एंडिंग इंडेक्स के लिए, और हम सारी सब स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि इसके अंदर सारे यूनिक करेक्टर्स है। अगर यूनिक करेक्टर्स होंगे तो हम उसकी मैक्सिमम मतलब लेंथ को चेक करेंगे कि क्या ये मैक्सिमम लेंथ है। अगर मैक्सिमम लेंथ है तो हम इसको अपडेट कर देंगे, वरना हम इस वाली सब स्ट्रिंग को स्किप कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्या कहते हैं, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इसका, फिर हम इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हमें क्या कर रहा है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में हमें रिटर्न करवाना है हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, ठीक है। और हमें पैरामीटर में एक स्ट्रिंग पास कर रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग की लेंथ को लेते हैं, इंट n इज इक्वल्स टू s डॉट साइज, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस,
ये वाला जो ये आउटर जो लूप है ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स देखेगा सब स्ट्रिंग का। जैसे ए वाला हमने फिक्स कर दिया, फिर हम बी को फिक्स करेंगे, फिर हम सी को फिक्स करेंगे, तो ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स देखेगा सब स्ट्रिंग का। इसके अंदर एक और लूप लगा लेते हैं जो कि हमारा एंडिंग इंडेक्स को कंसिडर करेगा सब स्ट्रिंग के। तो सब स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। तो या फिर हम एक ऐसा कर सकते हैं, इसको बिल्कुल ब्रूट फोर्स कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग विल बी इज इक्वल्स टू एस डॉट सबस्टर फंक्शन आई, वी विल स्टार्ट फ्रॉम आई, जो कि हमारा आई हम करेक्टर लेने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग आई लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि इसकी कितनी लेंथ हम मतलब कितने कीवर्ड्स हम लोग लेने वाले हैं, कितने करेक्टर्स हम लोग लेंगे। तो j माइनस आई करेक्टर, j माइनस आई प्लस 1 करेक्टर्स हम लोग लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर सारे यूनिक करेक्टर्स है या नहीं है, ठीक है। तो यूनिक करेक्टर्स चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लें, जैसे हमारे पास एक सेट डेटा स्ट्रक्चर है। तो सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, सेट डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। तो सेट स्टोर्स यूनिक वैल्यू ओनली। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम सारी वैल्यूज़ जो मतलब स्ट्रिंग की सारे कैरेक्टर्स अगर हम एक सेट में पुश करें और सेट का जो साइज़ है वो इस सब स्ट्रिंग के साइज़ के बराबर आ जाए, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं उसमें यूनिक है, जब भी तो ये एलिमेंट मतलब इसका साइज और इसका साइज सेम आया, ठीक है। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट का यूज़ करके हम लोग एक हम यूनिक कैरेक्टर्स का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक सेट मेंटेन करेंगे, सेट ऑफ कैरेक्टर्स नेम st। हम फिर एक लूप लगा के सब स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवर्स करते हैं, सब स्ट्रिंग डॉट साइज प्लस प्लस के एंड st में इंसर्ट करेंगे हम लोग st सब स्ट्रिंग ऑफ k एंड इफ st डॉट साइज इज इक्वल्स टू सब स्ट्रिंग डॉट साइज, हम लोग एक आंसर मेंटेन करेंगे और आंसर मैक्स लेंथ क्या हो सकती है एंड वी विल अपडेट दिस मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स लेंथ कॉमा st डॉट साइज, और इसको हम लोग इंट में टाइप कास्ट कर लेंगे एंड एट द एंड वी विल बी रिटर्निंग द आंसर, रिटर्न max length. Let's test. So s dot subster, I have done something. Okay, subster function की spelling गलत है, subster. Okay, so let's see. Yeah, so मतलब ये सैम्पल टेस्ट इसी पर रन हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पे TL आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है। तो टाइम नॉट एक्सीडेड, ये वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस पे चल चुका है, लेकिन फिर भी टाइम नॉट एक्सीडेड, ठीक है। तो हम इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है। तो जो ये सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो हमारा लेगा बिग O ऑफ के, मतलब अगर के लेंथ की सबस्ट्रिंग हम फाइंड कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर, तो हमारा ये के टाइम्स चलेगा ये सबस्ट्रिंग फंक्शन। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ के, राइट। अब ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा n टाइम्स चलेगा,
वर्स्ट केस में, मतलब अगर हम पहले इंडेक्स पर है तो ये 0 से लेकर n तक चलेगा, तो इसकी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। तो और ये जो फंक्शन है बाहर वाला, जब ये वाला लूप, सॉरी, ये लूप एक बार चलेगा तो ये वाला पूरा लूप n बार चलेगा। जब ये वाला लूप 2 बार चलेगा तो अंदर वाला लूप भी 2 बार चलेगा, ठीक है। तो अगर बाहर वाला लूप n टाइम चलता है तो अंदर वाला लूप भी कितना चलेगा, n बार चलेगा, जो कि कितना हो गया, n इंटू एन, विच इज़ नथिंग बट n स्क्वायर। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो कितनी हो गई, बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। प्लस में जो हम लोग ये अंदर यूज़ कर रहे हैं बिग ऑफ k, तो अगर ये लूप एक बार चलता है तो ये वाला जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो कितनी बार चलेगा, k बार। तो अगर ये 2 बार चलेगा तो ये कितनी बार चलेगा, n इंटू k बार। तो अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो लूप है अंदर वाला, वो n इंटू के टाइम्स चल रहा है, ना कि सिर्फ n टाइम्स, ठीक है। k इस वाले का भी ऐड हो गया, प्लस में इस वाले का भी ऐड हो गया, ठीक है। मतलब सिंपल एक ये बार चला लो या फिर ये चला लो, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो ये वाला लूप n इंटू के बार चलेगा अगर बाहर वाला लूप एक बार चलता है तो, और अगर बाहर वाला लूप n टाइम्स चल रहा है तो ये चलेगा n इंटू के टाइम्स, ठीक है। ये बाहर वाले लूप का n टाइम्स और ये अंदर वाले लूप का n इंटू के टाइम्स। तो ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर इंटू के। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत वर्स्ट केस हो गई, क्योंकि n का जो साइज़ है वो 10⁵ है, ठीक है। जो इनका जो साइज़ है यहाँ पर वो 10⁵ है, मतलब 5 इंटू 10⁴ है। तो अगर n स्क्वायर अगर हम करते हैं 5 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर, तो ये 3 2 5 6 7 8, तो ये 5 इंटू 10⁸ के करीब हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये एक्चुअल में मतलब ये 10⁹ चलेगा, ठीक है। तो 10⁹ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक सेकंड में जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं वो कितने होते हैं, 10⁸ तो इस वजह से ये वाला हमारा जो सोल्यूशन है वो TLE दे रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है, ठीक है। तो लेट्स ऑप्टिमाइज दिस यूजिंग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, राइट। तो अभी जो हमारा फॉर्मेट हमने पढ़ा है हम उसको यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इनकमिंग एलिमेंट फाइंड करेंगे, कि हमारा इनकमिंग एलिमेंट पर, मतलब हमारा जो इनकमिंग एलिमेंट होगा हम उससे कैसे जज करेंगे कि हमें क्या मूव चलनी है अगली, हमें स्लाइडिंग विंडो का साइज इंक्रीज करना है फिर डिक्रीज करना है, ठीक है। हम आउटगोइंग एलिमेंट को चेक करेंगे कि आउटगोइंग एलिमेंट से कैसे हमारा स्लाइडिंग विंडो पे इफेक्ट पड़ेगा। हम अपने स्टार्ट और एंड को कैसे चेंज करेंगे ऊपर वाले दो पैरामीटर को देखकर, ठीक है। तो देखो, अगर इनकमिंग एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, इसको समझते हैं। अगर ये सब स्ट्रिंग मेरी अभी करंट मेरी जो ये विंडो है वो ये है, ठीक है। और इनकमिंग एलिमेंट ये वाला एलिमेंट होता है जो इसके अंदर इंसर्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट इंसर्ट होता है तो इस एलिमेंट को मैं कब अपनी विंडो में इंसर्ट कर सकता हूँ। मेरी जो विंडो है वो किस चीज़ की विंडो है, मेरी विंडो, मुझे विंडो, माई विंडो इज नथिंग बट अ सब स्ट्रिंग with no रिपीटिंग कैरेक्टर। मेरी जो मेरे को आंसर में पूछा है मैंने उसको मेरी विंडो बना दिया कि मेरी यही विंडो है, ठीक है। तो मेरी विंडो क्या शो कर रही है, इट इज़ सब स्ट्रिंग विद नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स, राइट। क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला है मैं उसको अपनी विंडो कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो मैं अब ये देख रहा हूँ कि मेरा जो करेक्टर है, इनकमिंग करेक्टर है, उसको लेने पर क्या मेरी विंडो में कोई करेक्टर रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर मेरी विंडो में कोई करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, मतलब अगर कोई कैरेक्टर इसको लेने के बाद भी रिपीट नहीं हो रहा तो मैं इसको इंसर्ट ही तो करूंगा, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास स्ट्रिंग थी A B और जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है C, तो अगर मैं इसको लूँ तो मेरा कोई कैरेक्टर क्या रिपीट हो रहा है, नहीं। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो मैं क्या परफॉर्म करूँगा, A B C, मैं यही तो स्ट्रिंग बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है A B&A, ये मेरी विंडो है करंट, मतलब स्लाइडिंग विंडो है, और जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है A, जो कि इंसर्ट मेरे को करना है। तो क्या मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, नहीं। तो फिर मुझे क्या करना है इस केस में, कि जिस केस में इंसर्ट ना कर पाऊँ, तो इस केस में मेरे को, मैं एक ही काम कर सकता हूँ। मेरे को जो ये प्रीवियस A है, ये जो आउटगोइंग एलिमेंट होगा, मुझे इसको रिमूव करना होगा ताकि मैं इस वाले A को ले पाऊँ। तो मेरी जो विंडो होगी वो चेंज होगी पहले B में, एंड देन आई विल इंसर्ट दिस A टू माई विंडो, रिजल्टिंग इन BA एज माई करंट स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को काफ़ी ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गई है क्या, कि अगर इसको सम अप करते हैं एक बार,
कि अगर मेरी विंडो में ABC है और मेरा जो एलिमेंट है, इनकमिंग एलिमेंट है, वो इसके अंदर नहीं आता, ये इसको इंसर्ट करने के बाद वो रिपीट नहीं, कोई मतलब कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं इसको इनपुट लूँगा, मतलब मैं इसको अपेंड कर लूँगा अपनी करंट विंडो के अंदर। मतलब मैं अपनी विंडो का साइज़ क्या करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा करंट विंडो का, ठीक है। जब ये वेरिएबल साइज विंडो हो गई, पहले साइज 3 था, अब इसका साइज 4 हो गया, ठीक है। ये इसकी विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। और अगर मेरा वहीं पर कोई कैरेक्टर होता B, अगर मैं बोलता हूँ मेरा कैरेक्टर अब है B, तो क्या मैं इसको अपेंड कर सकता हूँ, मतलब क्या मैं इसको विंडो में ले सकता हूँ? नहीं, मेरे को इसको, अगर मैं इसको नहीं ले सकता तो अब मैं देखूंगा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, कि मैं इस विंडो का साइज कम कर दूं, है ना। अगर मैं विंडो का साइज बढ़ा नहीं पा रहा तो मेरे को इसको विंडो का साइज कम करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ए को रिमूव कर दूंगा। आउटगोइंग एलिमेंट से क्या होता है, विंडो का साइज रिड्यूस होता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, BC कर दूंगा, ठीक है। मैं दोबारा चेक करूँगा, क्या मैं अब इसको अपेंड कर सकता हूँ? नहीं, मैं स्टिल आई कैन नॉट अपेंड दिस बिकॉज B इज स्टिल इन द सबस्ट्रिंग और विंडो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अगेन आई विल रिड्यूस द साइज ऑफ द स्लाइडिंग विंडो बाय रिमूविंग द आउटगोइंग एलिमेंट, then I will be having only C as my current window, and now I will check, uh, can I insert B now? Yes, अब मतलब मैं B को इंसर्ट करूँगा तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए जो स्ट्रिंग होगी वो BC हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल केस ये है कि हम क्या देखेंगे, कैसे हमारा जो मतलब चेंज हो रहा है वो चेक करते हैं। हमें पता है कि अगर इफ़ इनकमिंग एलिमेंट, इसको स्मॉल में लिख लेते हैं, इफ़ इनकमिंग एलिमेंट इज नॉट, एक काम करते हैं, इसको रिमूव, मतलब इसको एरेज कर देते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। वैसे काफ़ी क्लियर हो चुका होगा आइडिया अभी तक, क्योंकि लॉजिक सिंपल है काफ़ी, इतना वो हार्ड नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल भी नहीं है इसका। इफ़ इनकमिंग एलिमेंट इज नॉट इन विंडो, तो अपने को पता क्या करना है, हमें साइज़ को इंक्रीज करना है। और साइज़ को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इनकमिंग एलिमेंट को इंसर्ट करना है। इफ़ आउटगोइंग एलिमेंट, या फिर इसको हम नहीं करते, हमें इसकी नेसेसिटी नहीं है, एल्स, मतलब अगर हमारा इनकमिंग एलिमेंट नहीं प्रेजेंट तो हम क्या करेंगे, मतलब प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे, रिमूव आउटगोइंग एलिमेंट। और इन अदर वर्ड्स क्या करेंगे, हम साइज को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आउटगोइंग एलिमेंट्स क्या करता है, साइज को रिड्यूस करता है जैसे ही जाता है, तो ठीक है। स्टार्ट एंड एंड की देखते हैं। हमारा जो स्टार्ट होगा वो हम स्ट्रिंग के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो एंड होगा वो 0 to N जाएगा। मतलब हम टोटल, मतलब 0th इंडेक्स तक की हम सिर्फ एक करेक्टर को पहले कंसिडर करेंगे, और हम लास्ट तक जाके सारी, मतलब जाते जाते हम सारी सब एरेज को या फिर सारी विंडोज़ को हम कंसिडर कर लेंगे यूजिंग आर कंडीशन, ठीक है। तो अब इसका ऑप्टिमल कोड देखते हैं। मतलब अब हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है कि हमारा जो स्टार्ट है वो स्टार्टिंग में, मतलब हमें स्टार्ट और एंड की वैल्यू भी पता है, और हमें इनकमिंग एलिमेंट क्या होगा वो भी हमें पता है क्या करना है फिर, और हमारा आउटगोइंग एलिमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी हमें पता है। हमें दो, मतलब काफ़ी चीज़ें हमारे को क्लियर हो गई पॉइंट्स में, ठीक है। तो अब इसको कोड करते हैं, फिर ज़्यादा बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पूरे पार्ट को रिमूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा एक स्टार्ट, हमें चाहिए एक एंड। हमारा स्टार्ट होगा 0 से, और मोस्ट ऑफ द केस में 0 से स्टार्ट होता है, और एंड होगा हमारा 0 पर। अभी के लिए सिर्फ हम एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। करंट, हमारी करंट लेंथ कितनी है हमें ये देखना होगा, ठीक है। वाइल एंड इज लेस देन एन। अब हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे करेक्टर, और हमें एक और चीज़ चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो ये इनकमिंग एलिमेंट है ये एग्जिस्ट करता है सेट में पहले से या नहीं। तो अभी हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में पढ़ा था कि हम सेट का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई प्रीवियस एलिमेंट इसमें है या नहीं, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। तो हम देखेंगे इनकमिंग एलिमेंट को लेंगे हम लोग सबसे पहले,
वो हमारा क्या होगा, हमारा एंडिंग करेक्टर, जो कि हम, क्योंकि हमारा एंडिंग करेक्टर हम हमेशा क्या बोला था हमने, कि वो इस विंडो के नेक्स्ट एलिमेंट पे हमेशा, मतलब जो एक आगे हमेशा वो करता है, पॉइंट करता है, ठीक है। तो हमारा एंडिंग इंडेक्स हमारा ये देगा अगला करेक्टर, ठीक है, और लेट इट बी सेट, लेट दिस बी सेट, ओके। और हमारा आउटगोइंग करेक्टर क्या होगा, जो हमारा स्टार्टिंग है विंडो का, ओके। सो इफ इनकमिंग एलिमेंट, इफ सेट के अंदर, मतलब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, अगर हम सेट डॉट काउंट यूज करते हैं, ये फंक्शन क्या करेगा, हमें बता देगा कि जो हमारा इनकमिंग करेक्टर है वो पहले से सेट के अंदर है या नहीं है, मतलब ये हमारी वो करेक्टर्स को स्टोर करेगा जो हमारी विंडो में अभी होंगे। तो अगर वो एलिमेंट पहले से स्टोर हो, मतलब पहले से हमारे सेट के अंदर है, तो हमें क्या करना था, हमें हमें एंड, मतलब हमें आउटगोइंग एलिमेंट को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एंड को प्लस प्लस, स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या करा, हमने विंडो से स्टार्टिंग को निकाल दिया। जैसे कि अभी जो विंडो थी हमारी, अगर ऐसी थी, तो ये वाला जो स्टार्ट इंडेक्स था, हमने इसको कहाँ मूव करवा दिया, यहाँ मूव करवा दिया आप, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट है, नया स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस स्टार्ट था, ये आउटगोइंग हमने रिमूव कर दिया इस विंडो से। तो अब विंडो यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक है, ठीक है। एल्स, एल्स क्या करना है अपने को, एल्स अगर हमारा वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारा जो करंट इनकमिंग एलिमेंट वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंड में प्लस प्लस कर देंगे एंड को, ठीक है। करंट लेंथ की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो अब जो हमारी करंट लेंथ है, अगर हम अपडेट करके देखें करंट लेंथ, तो क्या होगी, एंड माइनस स्टार्ट, ये हमारी करंट लेंथ होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो एंड है वो एक पॉइंट आगे कर रहा है, मतलब इंडेक्स से हमारी करंट विंडो के। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, एस टी डॉट साइज, ये भी हमारी करंट विंडो का साइज देगा, लेकिन हम क्या प्रेफर करेंगे, एंड माइनस स्टार्ट हमेशा, ठीक है। यही चीज़ होगी ज़्यादातर फॉर्मेट में फॉलो, मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। एंड अब वी विल अपडेट मैक्स लेंथ हेयर, and at the last we will be returning this. So let's check if it will compile or not. So some things I have, just give me a second, let's see. String size, okay, okay. So क्या कहते, so अगर हमारा वो सेट के अंदर अगर हमारा एलिमेंट नहीं था, मतलब प्रेजेंट था पहले से, तो हमने स्टार्ट वाले एलिमेंट को रिमूव भी तो करना है। तो सेट में से वी विल इरेज द इनकमिंग एलिमेंट, द आउटगोइंग एलिमेंट, राइट। एंड जब हम वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हमने एंड, मतलब जो एंडिंग, जो आउटगोइंग एलिमेंट था, जो इनकमिंग एलिमेंट था, हम उसको इंसर्ट कर लेंगे अपने सेट के अंदर, हमारी विंडो के अंदर, यानी कि, राइट। एंड नाउ दिस शुड वर्क, या। So let's run, yeah. So let's submit and check, yeah, so it's accepted, right? So this was all about this question. So बिल्कुल ये वही फॉर्मेट है जो कि हमने डिस्कस किया था, और उस फॉर्मेट के ऊपर ही हमने एक कंडीशन डिफाइन करी, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है हमने वो निकाला, और आउटगोइंग और इनकमिंग का यूज़ करके, और हमने बस यहाँ पे अपडेट कर दिया अपना आंसर, ठीक है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको खुद से ट्राई भी करना एक बार, ठीक है। So let's move on the next question, which is maximum subarray. So maximum subarray क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों ने कल फिक्स साइज वाली विंडो में, मतलब पहले उसमें जो क्वेश्चन हमने किया था वो भी
यही क्वेश्चन था, लेकिन जो उसका उसका नाम था वो था मैक्सिमम सम ऑफ के सब एरे करके, के सब एरे। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में के साइज की सब एरे मतलब के साइज की सब एरे का मैक्सिमम सब बताना था। मतलब जो ये साइज था वो फिक्स था, बट इन दिस प्रॉब्लम देर इज नो के सब एरे, राइट? we just have to tell the maximum sum of any subarray of any sub array of a। तो उसका साइज कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें यहाँ पे कुछ भी हमें उसका साइज भले 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हमें उसका साइज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें ये बताना है कि ऐसी मतलब अगर हम सारी सब एरे कंसिडर करें एक एरे की, तो मैक्सिमम सब सम कौन सा था किसी सब एरे का, हमें बस ये बताना है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग अगर इसको ब्रूट फोर्सली सॉल्व करें, तो ब्रूट फोर्सली हमने इसको वैसे कल भी सॉल्व करा था, लेकिन इसको भी हम एक बार ब्रूट फोर्स करके अप्रोच को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ब्रूट फोर्स को थोड़ा सा मतलब वही सिंपल मतलब सिंपल है, जैसे हमने सबस्ट्रिंग करी, या फिर कल भी हम लोगों ने ऐसे सारी सब एरे को जनरेट करना सीखा था, तो सेम वो चीज़ करेंगे। तो हम लोग क्या, यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में हमें जो रिटर्न करना है वो हमें मैक्सिमम सम रिटर्न करना है, ठीक है, किसी सब एरे का। और हमें पैरामीटर में या फिर आर्ग्यूमेंट्स में हमें नम्स एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें इसका साइज देखते हैं, नम्स डॉट साइज, मतलब हमने इनपुट लिया n में, एंड देन हमें चाहिए मैक्सिमम सम, और हम एक लूप लगाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट सेट करने के लिए एक एरे का। और हम क्या करेंगे, हम एक करंट सम लेंगे करंट वाले सब एरे का, और हम लूप लगाएंगे एंडिंग पॉइंट का इस आई वाले सब एरे के लिए, मतलब इस आई से स्टार्ट होकर वो आई से लेकर एन तक जा सकती है वो सब एरे। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट सब एरे में प्लस कर लेंगे नम्स ऑफ आई को, नॉट आई इट्स जे, और मैक्सिमम सम को हम मैक्सिमाइज मतलब अपडेट कर लेंगे, अगर ये अपडेट ये मैक्सिमम हुआ तो। At last we will be returning this maximum sum return max sum. Let's test if it will compile or not. So it's okay. So यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक कैच और है कि हम लोग कोई विंडो को एम्प्टी नहीं ले सकते, मतलब कोई खाली विंडो हम कंसिडर नहीं कर सकते, यानी कि हमें कम से कम एक एलिमेंट को तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो हम लोगों का जो मैक्सिमम सम होगा वो अब हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा इंट मिनिमम, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इंट मिनिमम से इसलिए इनिशियलाइज करा कि अगर कोई -1 या -3 भी इसका एक एलिमेंट है जो कि सबसे मैक्सिमम है, तो हमारा मैक्सिमम सम अपडेट हो जाए उस एलिमेंट के इक्वल। इसको थोड़ा लिख के समझा देता हूँ। अभी मेरा जो मैक्स सम है, जो भी मेरा आंसर है, वो मेरा है -241 ऐसे करके, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर एक एरे है जिसमें सारे एलिमेंट्स नेगेटिव है, -4 -3 -2 -1 एंड -10, तो जो मैक्सिमम सब एरे इसमें हो सकती है पॉसिबल, वो सिर्फ ये वाली सब एरे है। ये इस सब एरे का जो सम है वो मैक्सिमम है, जो कि -1 है। अगर मैं कोई और सब एरे कंसिडर करूंगा तो उसका सम -1 से कम होगा, ठीक है? ये हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसको खुद से प्रूव करने की कोशिश करना, और अगर ना आए तो डाउट। लेट्स कंटिन्यू। सो इसलिए हमने यहाँ पे इंट मिनिमम से इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? एंड लेट्स चेक नाउ, या तो ये मतलब चल गया। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, तो सेम टीएलई, सो इट्स अ टाइम लिमिट एक्सीड। सो यहाँ पे भी ये काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ द केस में चली गया है, लेकिन ये एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो वी विल ऑप्टिमाइज इट फर्दर यूजिंग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, राइट? सो लेट्स
सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो वापस से हम लोग वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर हमें एक कैच और मिल गया यहाँ पर कि विंडो का जो साइज़ है वो हम एम्प्टी नहीं रख सकते, मतलब हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट को रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो थोड़ी ऑब्जर्वेशन निकालते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इनकमिंग एलिमेंट फाइंड करना, कि इनकमिंग एलिमेंट को कब लेना है कब नहीं लेना। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा आउटगोइंग एलिमेंट को कब रिमूव करना है और कब रिमूव नहीं करना। एंड द थर्ड थिंग इज स्टार्ट और एंड को कैसे मूव करना और कहाँ से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो कुछ पहले हम लोग वो करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, कुछ टेस्ट केसेस को समझकर, या फिर हम थोड़े से रैंडम टेस्ट केसेस सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, और फिर हम थोड़ा अप्रोच सोचते हैं कि हमें कैसे सोचना है, कैसे बिल्ड करना है अपना थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो थोड़ा सोचते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास 1 2 3 है, सारे अगर एलिमेंट पॉजिटिव है, और अगर मेरी विंडो ये है अभी के लिए, तो ये जो इनकमिंग एलिमेंट है इसको मैं मतलब इसको मैं अपनी विंडो में कंसिडर करूंगा या नहीं। तो इसका आंसर है यस, वी विल अपेंड दिस इन आवर विंडो एंड इंक्रीज आवर विंडो टू 1 2 3। वाई? बिकॉज इट विल इंक्रीज आवर सम, राइट। तो अगर जो सम है वो विंडो का इंक्रीज होता है इनकमिंग एलिमेंट को लेने से, तो मेरे को क्या करना है, उसको अपेंड करना है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को क्लियर है। अब अगर सम मेरे को माइनस करना है, मतलब मेरा कोई ऐसा है नेगेटिव एलिमेंट है और मेरी विंडो ये है, तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो अब अगर मैं लूँगा तो मेरा जो सम है वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी डिक्रीज बाय 1। सो द करंट विंडो सम, अभी इसका सम कितना था, 3, और बाय टेकिंग दिस इट विल डिक्रीज टू 2। ओके, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि ना, जैसे 1 2 -1 एंड यहाँ पर दे दे 2। तो अगर मैं अब इसमें मैक्सिमम इस एरे के अंदर, ये अगर एक एरे है तो इसमें मैक्सिमम सब एरे सम क्या होगा, it will be not 3, it will be complete array if I take complete array, because the its sum will be 1 plus 2 is 3, 3 minus 1 is 2, and 2 plus 2 is 4, so the maximum sum I can achieve will be 4। तो इस वाली विंडो में तो मैंने नेगेटिव एलिमेंट्स को भी एरे के अंदर इनपुट लिया है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पर कंसीडर होती है, मतलब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अगर मेरी करंट विंडो का जो सम है इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, मैं पीछे वाला पार्ट रखूँ या फिर ना रखूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मेरा ये वाला पार्ट 0 है और मैं एक पॉजिटिव एलिमेंट को ले रहा हूँ, तो कोई डिफरेंस होगा क्या, नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये इस वाले मतलब इस वाले ये जो विंडो है इसका कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव सम है, और अगर मैं एक इनकमिंग एलिमेंट ले रहा हूँ जो कि सम इंक्रीज करेगा, तो मैं इसको कंसिडर करना पसंद करूँगा ना। तो यहीं पर ये चीज़ होगी, जैसे कि यहाँ पर अगर इसको समझे, सबसे पहले विंडो होगी 1, इनकमिंग एलिमेंट होगा 2, तो ये तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर तो हम इसको इनपुट लेंगे ही, तो 1 2, सम विल बी 3। नाउ यहाँ पर है -1, अब इसको भी हम इनपुट लेके देखेंगे कि इनपुट लेने से क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो मैक्सिमम सम था यहाँ पर 1 था, यहाँ पर हमारा मैक्सिमम सम कितना आ चुका है, 3। सो अब हमारा जो विंडो है हो गया 1 -2 1। नाउ जो इनकमिंग एलिमेंट है वो है 2, इसको हम लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो आंसर विल बी इज इक्वल्स टू 4 या 4। ओके, तो हमारा जो मैक्सिमम सम हमें मिला वो 4 मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने बोला कि ना, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि हमारा जो सम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है या फिर 0 है। अगर हमारे विंडो का साइज, मतलब विंडो का सम नेगेटिव है, लेस देन 0 है, यानी कि -6 से मान लेते हैं, और जो हमारा इनकमिंग एलिमेंट है वो है 2। पहली चीज़, अगर हमारे करंट विंडो का साइज सम नेगेटिव है और मैं कितने, मतलब मेरे को अगर इसको इंक्रीज करना है, ज़्यादा मेरे को इसको इंक्रीज करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा,
मेरे को पहले तो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स में निकालूंगा वो इस नेगेटिव सम को न्यूट्रलाइज करने में निकल जाएंगे। न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि इस वाले सम को ज़ीरो बनाने में ही मेरे कुछ एलिमेंट्स तो वेस्ट हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ इस मतलब इस नेगेटिव पार्ट को लेने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फ्रेश विंडो ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ। अब ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट यही है कि मैं अगर मेरे पास कुछ मेरे को मिल ही नहीं रहा, कोई प्रॉफिट मेरे मतलब ये प्रॉफिटेबल ही नहीं है बिल्कुल भी, नेगेटिव एलिमेंट सारे, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ सबको। मतलब मैं जितने भी यहाँ पर जब तक ये नेगेटिव है तो मैं एक एक करके क्या करूँगा, मैं सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दूंगा इस विंडो से। जिससे क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव सम बचेगा या फिर कुछ ना कुछ ज़ीरो सम बचेगा, मतलब नॉन नेगेटिव मेरे पास सम बचेगा। जब तक मेरे मतलब नॉन नेगेटिव सम नहीं बचता, जब तक मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स मतलब रिमूव करता रहूँगा, आउटगोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं देखूँ, जैसे ये वाली जो सबेरी थी, अब अगर मैं इसमें यहाँ पर एक टू और इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे टू और ऐड कर देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं इस वाले प्रॉब्लम को, टेस्ट केस को समझते हैं। 1 2 -1 and 2 and 2. Let's see what will be the what will be the maximum subarray sum. So it will again the complete subarray or complete array, and its sum will be 2 plus 2 is 4, 4 plus 3 is 7, 7 minus 1 is 6. So the its maximum subarray sum is 6. So let's see how can we achieve this. सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक हमारे विंडो में होगा और ये हमारा मैक्सिमम सम को जो अपडेट कर देगा वो 1 में कर देगा। Let's then we have 2 as an incoming element, which will make our window as 1 2. The maximum sum will be 3 from this now, after this step, right? Now -1 is the next element to be incoming element. We will take this in because this current sum is positive, right? And we don't know how big the number I can achieve after -1, so I will just input this -1. So 1 2 -1 will be the current window, and the next upcoming element is 2. And what will be the max till now? It will be 3. It will remain 3, right? Because its sum is 2 only. Its sum is 2, its sum is 3, and this window has a sum of 1. Okay, now I will take input the two upcoming 2, which will make my window as 1 2 -1 and then 2. And the next upcoming element will be 2, which will be coming up. So the max will be updated from 3 to 4, as this window has a sum of 4. Okay, and let's again take the upcoming 2 in the window, which will make our window 2 this, and its sum is nothing but 6. So our updated max will be 6, right? Now let's test what if this -1 is -7 or something bigger, like -8 or -10. So let's try with -8 first, right? तो अगर हमारा जो टेस्ट केस है वो होता है 1 2 -8 and 2 and 4 and 2 and 2, right? So let's first find what will be the answer, what should be the expected answer. So if I consider only these two elements, they will give me the max sum of this subarray, which is 4, right? So the maximum subarray sum will be 4. Now let's test our algorithm or our logic. So first of all, we have 1 in our window, whose sum is 1, so the max sum will be 1, right? Now the upcoming element is 2 here. I will take the input because it will make our current sum as positive, and it will increase our current sum also. So the new window will be 1 comma 2, and its sum is 3, and the upcoming element is -8. So the new max will be nothing but 3. So let me take this current element, the upcoming element, which will be -8. So the current window will be 1 2 and -8. Its sum will be -5, right? So max will remain 3. Now here comes the catch. The upcoming element here is 2, right? But if I carefully observe,
the current sum is -5. I have to add some a few positive numbers to make this element a positive number or a non-zero number, right? A non-negative number. So instead of making or submitting some positive numbers to make it zero, मतलब इसको ज़ीरो बनाने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मतलब इतने पॉजिटिव नंबर वेस्ट करने की जगह हमें पता है हम ये कर सकते हैं कि हम एक फ्रेश विंडो ही चेंज करते हैं। मतलब जो नेगेटिव पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट ही ख़राब है, इस पूरे पार्ट को ही रिमूव कर देते हैं विंडो से। तो हम क्या करेंगे, हम पार्ट को कैसे रिमूव करते हैं, हम एक एक करके आउटगोइंग एलिमेंट्स को रिमूव करते रहेंगे। और हम कब तक रिमूव करेंगे, जब तक जो हमारा करंट सम है वो क्या हो जाए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ना हो जाए। जब तक हम क्या करेंगे, एक एक करके एलिमेंट को रिमूव करते रहेंगे, आउटगोइंग एलिमेंट्स को रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर अगर हम एक एक करके रिमूव करेंगे तो 1 रिमूव होगा, तो 1 रिमूव होने के बाद क्या होगा, 2 और -8 बचेगा। इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा -6, स्टिल नेगेटिव। देन वी विल रिमूव 2, the window will be -8 and its sum will be 8 alone, right? So what we will do, we will remove this also. So the current window size will be 8 over 0. It is empty, so we will take 2 and update it, which will give us 2. That is, the sum is 2, and the max sum is for all these step is maximum is equals to 3. Now the upcoming element is 2 after this 2, right? There is 1 2 also. So we will take this next upcoming 2, and the window will become 2 comma 2, whose sum is 4, and we will update the max to 4, right? So after this we have achieved our maximum sub-array sum. So let's code this up. We have the complete logic in our hand, right? So let's minimize this window and solve the problem. So what would we need? We need the start, which is 0 in our case, and end, which is 0 also. So end the current sum of the window we require, right? And we will move towards till n-1 because we have to cover we have to take we have to analyze the complete array, right? That's why we traverse the complete array, right? So int incoming element, which element is coming now, let's take as it will be always nums of end. We have already discussed about this. And the outgoing element will be the nums at the start, right? So what we have to do is, if the current sum okay, so we have to update our current sum, right? We have to update our current sum with the incoming element, right? So if this incoming element, and if our current sum is negative, right? If our current sum has become negative, what we have to do is we have to just remove the starting index, right? Or the outgoing element, we have to remove the outgoing element, right? And if the sum is positive or 0, we will just have to take the incoming element inside, right? So we will not directly take the incoming element in the current sum. We will check instead. We will check if the current sum plus incoming element, is making the Windows sum negative, then what we will do, we will just discard the outgoing element. मतलब सिंपल एकदम आउटगोइंग एलिमेंट को हम लोग निकाल देंगे और सीधा मतलब एंड को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एल्स अगर हमारा मतलब ये जो करंट इनकमिंग एलिमेंट लेने से
सम नेगेटिव नहीं हो रहा, मतलब पॉजिटिव सम रहेगा या जीरो सम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, करंट सम को मतलब इनकमिंग एलिमेंट को हम लोग इनपुट ले लेंगे, अपेंड कर लेंगे, ठीक है, और स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और हम हर स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने मैक्सम को अपडेट कर देंगे, मैक्स कॉमा मैक्सम करंट सम, ठीक है। लेट्स सी और एंड समथिंग एल्स इफ वी आर मिसिंग एनीथिंग। तो अगर हमारा मतलब एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर, लेट्स सी कि अगर सिर्फ एरे में एक ही एलिमेंट हुआ तो, एंड कंसिडर ऑल पॉसिबल केसेस, लाइक if the array only has 2, what will happen, incoming element will be 2 and the outgoing element will also be 2, so and the current sum is 0 initially, right? So 0 plus 2 will be positive, तो हम क्या करेंगे, हम इनकमिंग एलिमेंट को ले लेंगे और हमारा मैक्सिमम सम 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हमारा मैक्सिमम जो सम मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो -2 है अब, तो क्या होगा, करंट सम हमारा जीरो है, तो -2 प्लस जीरो इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, करंट सम में प्लस कर लेंगे, नहीं अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव तो हम आउटगोइंग एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो हमारा इनिशियली तो एलिमेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पर, स्टार्ट तो ज़ीरो पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई हमारा एलिमेंट है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर हमारा स्टार्ट और एंड अगर एक पे है, यानी कि इसका मतलब क्या है, एम्प्टी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पहला वाला फंक्शन हम नहीं, मतलब ये वाली चीज़ हम नहीं कर सकते, कोई हम आउटगोइंग एलिमेंट को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अच्छा, और क्या हो सकता है, और ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि हमारा -2 और 1 1 1 वाला केस है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम इनिशियली देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने विंडो में -2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1 1 1 पे, अब हमारी अब अपकमिंग एलिमेंट कौन सा, इनकमिंग एलिमेंट हमारा 1 है, तो 1 प्लस -2 क्या होगा, -1 होगा, तो क्या हम इसको लेंगे, नहीं लेंगे, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा केस है -1 और 1, ये केस है, तो क्या होगा देखते हैं। अभी हमारा इनिशियलाइज हो जाएगी विंडो हमारी -1 से, अब हम इस 1 को क्या ले सकते हैं, हाँ ले तो सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो क्या होगा, तो हमारा जो सम होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ हमारी एरे यही थी, तो इसमें अगर हम मैक्सिमम सब हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, वो होगा 1, सिर्फ अगर हम ये लेंगे। लेकिन हमारा आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहीं पर हमें बचना है। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग फर्स्ट कि इसको लेने से सम पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, जब भी हमारा जो विंडो है वो उसका सम नेगेटिव हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी विंडो को एम्प्टी कर लेंगे, राइट। तो जब भी हमारा सम क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इफ करंट सम इज नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आउटगोइंग एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, मतलब जो एलिमेंट निकलना था उसको हम रिमूव कर देंगे इसमें से पहले ही, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो हमेशा मतलब विंडो हमारी खाली हो जाएगी, ठीक है, अगली बार के लिए, ठीक है। एंड लेट्स सी, सबमिट दिस कोड, रन, let's see, yeah, so some sort of, it is nothing but a runtime error, so let's see what we have done wrong. Okay, incoming element is less than okay, let's see what kind of error. Okay, if current sum is negative, we will discard the outgoing element and increase the start, right? Okay, yeah. So like this, in this case it may be possible that our start, if we are just removing the outgoing element always, it might be possible our end is something here, somewhat here,
and our start will might क्रॉस इट अवे, मतलब इसके आगे चला जाता है हमारा स्टार्ट, तो हम क्या करेंगे? तो इस केस में ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी. ओके, so if so we will update us end also. So end will be is equals to start. So because we will be starting a fresh window, right? As here, right? Let's see. Okay, so something else is missing. Let me see. And the error is somewhat um what we have done wrong here. Nums of I. Okay, 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 okay. Current sum minus outgoing element, incoming element plus current element. If it is less than 0, then we will be discarding the current sum, right? Can we pause this? No, we cannot pause this. Okay, so we have to find the current sum plus incoming element, and we will be incrementing the start. Okay. Okay. Oh no, no, no. So sorry. We have just done this upwards. If we are removing the outgoing element, we have to increase the increment the start, not the end point, right? Because start is pointing the outgoing element and end is pointing the incoming element, right? Yeah, now it should work. Let's see. Yeah, yeah, that's correct. Okay, so let's try to submit this code. Okay, so it's wrong somewhere. So it is something. Its answer should be 4, and our this should be the maximum sum, right? Okay, I got it. What I have done. So it should be like somewhat here. Um, I have missed the case. Let's see again. That is making some sense now. Current element, if it is negative, or we can just simply, instead of decrementing this, we just start a new window, right? Start will be is nothing but start will be equals to end here, and this it is focusing on something negative. Yeah, let's run this first. Yeah, let's check. Yeah, that's correct, right? So what we were doing wrong is we are just incrementing it for once, not all the elements. So by making current sum is equals to 0, we are just removing that repetitive process of removing a single element at a time. We are just making all the elements removed in a one go, right? मतलब एक बारी हम सारे एलिमेंट रिमूव कर देंगे, इसलिए हम करंट सम को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और हमारा स्टार्ट इज इक्वल्स टू एंड कर रहे हैं. जैसे कि जब भी हमारी फ्रेश विंडो थी यहाँ पर भी, तो स्टार्ट इक्वल्स टू 0 था और एंड इक्वल्स टू 0 था, और करंट सम हमारा ये वाली मतलब स्टेट पे हमने वापस इसको ले आए जब हमारा करंट सम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. और यहाँ पर हमने प्रूव किया कि नेगेटिव सम को हम क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं पूरा, ठीक है. ये हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन यहाँ से आई थी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. And let me tell you about this particular question. So this approach of sliding window is particularly known as Cadence algorithm. So this is nothing but a specific algorithm to find the maximum Sabere sum. You can read more about it, and we will learn about Cadence algorithm in the later classes. So thank you for watching this video, and hope so learning best each time.